नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट के यूनिट 10 में लगी हुई अन्य गतिविधियों में मुर्दैया तुलसीराम जी की जो आत्मकथा है। जैसे आप सब लोगों को पता होगा, मुर्दैया इनकी आत्मकथा 2 भागों में प्रकाशित है। एक तो मुर्दैया, दूसरा मरकड़िका। तो सबसे पहले लेखक के जीवन परिचय के बारे में देखेंगे, फिर उनकी रचनाओं के बारे में, फिर उनके आत्मकथा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दैया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर तुलसीराम का जन्म जो है 1 जुलाई 1949 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक दलित परिवार में हुआ था। तुलसीराम को प्रारंभिक शिक्षा आजमगढ़ के अपने गांव धर्मपुर में ही संपन्न हुई थी। बचपन में ही ये चेचक बीमारी के कारण एक आंख नष्ट हो जाने के कारण लोग इन्हें काणा कहकर चिढ़ाया करते थे। तुलसीराम की पत्नी का नाम प्रभा चौधरी तथा पुत्री का नाम अंगिरा था। तुलसीराम ने उच्च शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अति संवेदनशील, मजबूत स्मरण शक्ति, राजनीति शास्त्र के अध्यापक, बौद्ध अध्ययन में रुचि तथा राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले डॉक्टर तुलसीराम अनेक प्रकार की बाधा विघ्नों को पार करते हुए देश के शीर्षस्थ विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए थे। कौन से? दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तुलसीराम की आत्मकथा के पहले भाग का नाम मुर्दैया जो 2010 में प्रकाशित हुआ, और मरकड़िका इनका जो भाग प्रकाशित हुआ था 2013 में। दिलीप मंडल ने डॉक्टर तुलसीराम को भारत का ग्रामसी की संज्ञा से संबोधित किया था। किसने? दिलीप मंडल ने तुलसीराम को भारत का ग्रामसी नाम की संज्ञा से संबोधित किया था। डॉक्टर तुलसीराम की मृत्यु जो हुई थी 13 फरवरी 2015 को दिल्ली में लंबी बीमारी से हो गया था। मुर्दैया, अब मुर्दैया के बारे में देख लेते हैं क्या है। मुर्दैया डॉक्टर तुलसीराम द्वारा रचित एक दलित आत्मकथा है जिसका प्रकाशन राजकमल प्रकाशन सन 2010 में हुआ था। मुर्दैया अर्थात गांव का वह भाग जहां मुर्दे जलाए या गाड़े जाते थे अथवा जहां मरे हुए जानवरों के चमड़े उतारे जाते थे। मुर्दैया आत्मकथा की शुरुआत इस पंक्ति से होती है, मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत है, क्योंकि प्रारंभ की पंक्तियां पूछ लेता है। ठीक है, तो इस आत्मकथा की शुरुआत कहाँ से होती है? मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत है। मुर्दैया आत्मकथा के बारे में तुलसीदास का कहना है क्या है कि तुलसीराम का कहना है कि इनमें मेरा दर्द, मेरा समाज का दर्द, मेरा पूरा जीवन ही मुर्दैया है। ठीक है, ये तुलसीराम जी का ही कथन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुर्दैया के महत्वपूर्ण पात्र में जैसे जूठन लेखक के दादा, मुसड़िया 200 से ज़्यादा जीने वाली लेखक की दादी हैं। ठीक है, मुसड़िया। धीरजा लेखक की माता नाम है। जंगू पांडे 80 वर्षीय ब्राह्मण जिन्हें निवस और अविवाहित होने के कारण गांव के लोग अपशगुनी मानते थे। सोमर जो थे लेखक के बड़े भाई थे। मुन्नेश्वर जो है लेखक के पिता के दूसरे भाई थे। नग्गर लेखक के पिता के तीसरे, मुन्नर लेखक के पिता के चौथे, यानी 4 भाई थे। अमिका पांडे साहित्य बताने वाले, और मुंशी राम सूरत जो है शिक्षक थे। परशुराम सिंह हेडमास्टर थे। सुभागिया सखठा सिंह, किसुनी भौजी, जेदी चाचा, लुरखुर, पत्तू मिसिर, करपात्री जी, हीरालाल, पारसनाथ पांडे, लाल बहादुर सिंह, सुग्रीव सिंह, चिंतामणि सिंह, रूपराम, तपसीराम, देवराज सिंह और विजयी पांडे, अरुण कुमार सिंह आदि जो ये मुर्दैया के पात्र थे। मुर्दैया क्या है? तुलसीराम जी के गांव का नाम है, जिसके बारे में वे स्वयं अपनी पुस्तक की भूमिका में कहते हैं कि मुर्दैया हमारे गांव के धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली है। ठीक है, कर्मस्थली है। चरवाहे से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए भी कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो मुर्दैया से ही गुजरना पड़ता है। तुलसीराम ने मुर्दैया आत्मकथा को 7 उपशीर्षकों में बांटा है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको क्रम से लगाने को भी दे देता है। ठीक है, तो इसमें से 7 ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन से है? भूतही। इनके 7 उपसर्ग में पहला है भूतही, भूत की पारिवारिक पृष्ठभूमि है। दूसरा है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन है। तीसरा है अकाल में अंधविश्वास। चौथा है मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन। 5वां है भूतनिया नागिन।
छठा है चले बुद्ध की राह और सातवां आजमगढ़ में फाका कशी। तो ये थे 7 उपशीर्षक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। तुलसीराम की यह आत्मकथा वस्तुतः अपशगुन से शुभ शगुन तक के सफर को चित्रित करती है। और भुतई की पारिवारिक पृष्ठभूमि उपशीर्षक में दलित समाज के अनपढ़ होने के कारण फैली अंधविश्वास का चित्रण किया गया। तुलसीराम के दादा की हत्या रात में खेत की रखवाली होने के कारण होती है, किंतु गांव में अंधविश्वास के कारण मौत का जिम्मेदार भूत को ठहराया जाता है। तुलसीराम को 3 वर्ष की अवस्था में ही चेचक की बीमारी हो जाती है, जिसे देवी प्रकोप पता इलाज कराने के बजाय देवी देवताओं से मन्नत मांगने का काम उनके परिवार वाले करते हैं। चेचक महाबीमारी में तुलसी की एक आंख खराब हो जाती है, जिसके कारण उसका नाम कनवा कहना पड़ गया। आत्मकथा में लेखक की दादी के द्वारा मृत जानवरों की खाल उतारने की विस्तार से चर्चा की गई है। तुलसीराम ने आत्मकथा में जानवरों का सुखाया गया मांस डांगर को खाने का विरोध किया है। साथ ही यौन संबंधी को लेकर पंचायत द्वारा किए गए विचित्र फैसलों का भी चित्रण किया गया है। मतलब वो जब खाने का विरोध करते हैं वहाँ का भी उन्होंने चित्रण किया है। आत्मकथा में उन्होंने बताया कि जाति से प्रताड़ित होने पर व्यक्ति को सुअर भात का भोज देना पड़ता था। तुलसीराम का परिवार रूढ़वादी तथा अंधविश्वासी था। अपने परिवार के बारे में वह स्वयं कहते हैं कि हमारा परिवार संयुक्त रूप से बृहत होने के साथ साथ वास्तव में एक अजाय बहार ही था, जिसमें भूत प्रेत देवी देवता संपन्नता विपन्नता सगुन अपसगुन मान अपमान न्याय अन्याय सत्य असत्य ईर्ष्या द्वेष सुख दुख आदि सब कुछ था, किंतु शिक्षा कभी नहीं थी। मतलब इतना सब कुछ था लेकिन शिक्षा नहीं थी। लेखक आत्मकथा में अपनी दादी के प्रति विशेष रूप से भावुक और संवेदनशील दिखाई पड़ते हैं। वे दादी की गोद में बैठकर राजा रानी कौवा गौरैया आदि की कहानियां सुना करते हैं, जैसे सब लोग सुनते हैं। लेखक ने अपने स्कूली जीवन का चित्रण मुरैया तथा स्कूली जीवन नामक उपशीर्षक से की है। लेखक के पिता ने ज्योतिष से दिन देखकर अपने पुत्र को गांव से 7 किलोमीटर दूर विद्यालय में दाखिला करवाया था। लेखक के पिता ने क्या है ज्योतिष से शायद बिचरवा करके इनका एडमिशन करा दिया था। स्कूल जाने के क्रम में और स्कूल में बच्चों और शिक्षक मुंशी रामरत लाल लेखक को चमरकिट कहकर चिढ़ाते और अपमानित करते थे। मतलब ऐसा अध्यापकों का व्यवहार था वहाँ पे। तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में लेखक कहते हैं कि उस समय उनके स्कूल के पास कराने के लिए प्रत्येक छात्र को 2 रुपये लिए जाते थे, या 2 रुपये की घूस नहीं देने के कारण लेखक को फेल कर दिया जाता है। मतलब लेखक ने 2 रुपये नहीं दिए थे तो उनको फेल कर दिया जाता है। लेखक अपने बस्ती में एकमात्र पढ़े लिखे थे। गणित विषय में उनकी गहरी अभिरुचि है। दूर दराज से आए पत्रों को वही पढ़ते थे। मतलब उनके कोई जो यहाँ पे वह रहते थे वहाँ पे कोई और पढ़ा लिखा नहीं था, किसी का पत्र और चिट्ठी आती थी तो वही पढ़ते थे, और उनका क्या था गणित विषय के प्रति विशेष लगाव था। लेखक के गांव के लोग उल्कापात को भूतों का भ्रमण मानते थे, और यह भी मान्यता थी कि गांव के पास पीपल वृक्ष पर भूत रहते हैं। जो अक्सर लोग कहते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे भूत होते हैं, वैसी उनमें भी मान्यता थी। सन 1975 में गदर की 100वीं वर्षगांठ के समय यह अफवाह फैलाई गई थी कि महामारी होने वाली है। बचपन में लेखक के साथ किसी तरह की परिघटना होने पर वे चमरैया माई की प्रार्थना करते थे। अकाल में अंधविश्वास शीर्षक से लेखक ने बौद्ध धर्म दर्शन आदि संबंधी बातों का उल्लेख किया है। लेखक के गाँव में दलितों और ब्राह्मणों के बीच लड़ाई भी हुआ करती थी। मतलब आज भी यही है, देखो जहाँ जात पात होता है वहाँ पे झगड़ा होता है। ब्राह्मणों के पास बल्लभ भाले आदि हथियार हुआ करते थे, वे दलितों के पास मृत जानवरों की हड्डियों के हथियार। लड़ाई में जीत दलितों की ही होती थी। लेखक ने सोफी की बहू तथा दोनों बेटियों के सौंदर्य पर रिझने वाले ब्राह्मणों और उनके अवैध संबंधों को भी संयुक्त रूप से चित्रित किया है। मतलब कैसे कि जो दलित लोग होते थे उनकी जो बेटियां सुंदर होती थी वो भी एक तरीके से श्राप ही बन जाती थी। तुलसीराम मनीषर चाचा के कहने पर अपनी बस्ती में रामायण का पाठ करते थे। मतलब दलित होने के बावजूद भी वो क्या रामायण पाठ भी करते थे। आत्मकथा के चौथे उपशीर्षक गिद्ध तथा लोक जीवन में 5वीं कक्षा की परीक्षा के लिए बगुरा धनहुआ नामक गांव में जाने की चर्चा। अकाल के दौरान अपने चाचा के साथ मृत गाय का चमड़ा निकालने और उनके ऊपर गिद्ध के द्वारा आक्रमण का वर्णन किया गया है।
भूतनिया नागिन उपशीर्षक में लेखक द्वारा जंगल में सांप के मारने और मरे सांप द्वारा बदला लेने का भय लेखक को सताता है। मतलब लोग बता रहे होंगे कि आपने सांप को मार दिया तो सांप अब बदला लेगा। लेखक इसी उपशीर्षक में नट परिवार की ललिती नामक की लड़की को अंग्रेजी पढ़ाने चाहते हैं, किंतु परिवार के लोगों को यह सुहाता नहीं है। मतलब लोग पसंद नहीं करते हैं कि उसको पढ़ाने जाओ। लेखक ने आत्मकथा में मनोहर चाचा की बीमारी को ठीक करने के लिए किए गए अनुष्ठान की भी चर्चा की है। अनुष्ठान के बावजूद भी सोमवार चाचा की मृत्यु हो जाती है। भूतनिया नागिन उपशीर्षक में भी भारत चीन युद्ध का वर्णन भी किया गया है। आत्मकथा के छठे शीर्षक चले बुद्ध की राह में लेखक ने अपने ऊपर पड़े राहुल संस्कृतायन के प्रभाव को भी चित्रित किया है। इस उपशीर्षक में लेखक ने वैरागी गौतम बुद्ध के विचारों को अपने ऊपर पड़े प्रभाव को भी चित्रित किया। लेखक जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में एक शिक्षक अपनी एक छात्रा से प्रेम करते थे। शिक्षक लेखक के माध्यम से ही प्रेम पत्र वहाँ तक पहुँचाते थे। मतलब जो पत्र वगैरह होता था वो लेखक के माध्यम से ही भिजवाते थे। लेखक अपने गांव के लाल बहादुर सिंह के साथ चिड़ियाकोट में जाकर शराब पीते थे। लेखक अपने गांव के लाल बहादुर सिंह के साथ चिड़ियाकोट में जाकर शराब पीते थे, जिसके कारण उनके घर वालों ने खूब पिटाई की, उनको मार भी पड़ी। आत्मकथा में लेखक ने यह वर्णन किया है कि 10वीं वर्ग में पढ़ाई का खर्चा चिंतामणि सिंह द्वारा उठाने के कारण ही वे पढ़ पाए और 10वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। इनका खर्चा कौन उठाया था? इनकी पढ़ाई का चिंतामणि। आत्मकथा का अंतिम शीर्षक है कि आजमगढ़ में फाका कशी में, जिसमें लेखक ने महाविद्यालय की शिक्षा को चर्चा की है। इस उपशीर्षक में लेखक ने डीएवी कॉलेज में आरएसएस द्वारा किए जाने वाले जातिवाद को बड़े बेबाकी ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक को मिले स्कॉलरशिप की 162 रुपये की राशि में से उसी का मित्र देवराज सिंह चाकू दिखाकर 81 रुपये छीन लेता है। मतलब उनको 162 रुपये मिले थे, जिसमें से 81 रुपये उनका जो मित्र था देवराज सिंह चाकू दिखाकर छीन लेता है। वस्तुतः मुर्दइया आत्मकथा हिंदू धर्म और संस्कृति की विपदाओं और क्रूरता का दस्तावेज है। जाति पात, ऊंच नीच, घृणा और द्वेष से गुथा हुआ श्रेणीबद्ध समाज कौन से तथा किस प्रकार यह राष्ट्र निर्माण करेगा, यह सवाल आत्मकथा में शुरू से अंत तक बना रहता है, क्योंकि इस प्रकार सब जकड़े हुए हैं अंधविश्वासों में। आत्मकथा में तुलसीराम को केवल जातिगत ही नहीं बल्कि शारीरिक विकलांगता, आंख का काना के कारण भी अपमान का सामना करना पड़ता है। लोग भी आज भी यही हाल होता है कि अगर हाथ में दिक्कत है तो लूला बोल देते हैं, पैर में दिक्कत है तो लंगड़ा बोल देते हैं। ऐसे लेखक के साथ भी घटित होता था। चेचक में दाएं आंख का खोना तुलसीराम को अशुभ की श्रेणी में ला दिया था, जिसका दर्शन घर से बाहर तक के लिए अपशगुन समझा जाता था। मतलब कहते हैं कि ऐसा देख लो तो अपशगुन होता है। स्कूल में तुलसीराम को बच्चे कण्वा बड़ा तेज है, एक फाटक बंद है तथा जाति आधारित टिप्पणियों से चिढ़ाया करते थे। स्कूल में पानी पीना तुलसीराम के लिए एक विकट समस्या से कम न थी। जैसे इसके पहले भी जूठन में आत्मकथा में भी ऐसे ही हुआ था लेखक के साथ। हम मंजूरी मुंह में लगाए झुके रहते थे और वे बहुत से ऊपर से चबूतरे पर खड़े खड़े पानी गिराते थे। वे पानी बहुत कम पिलाते थे किंतु सिर पर गिराते थे, ज़्यादा थे जिससे हम बुरी तरह भीग जाते थे। मतलब पानी हाथ में कम डालते थे, उनके सिर पर ज़्यादा कर देते थे। तुलसीराम ने आत्मकथा में पारूपुर गांव के एक मुसहर परिवार का भी जिक्र किया है, जो पलाश के पत्तों से पत्तल बनाता था तथा शादी ब्याह में खाए गए पत्तलों से खाना झाड़कर भोजन को इकट्ठा करता था। आत्मकथा में लेखक ने रामचरण भैया की तुलना संस्कृत ग्रंथ मृच्छकटिकम के साकार से की है। आत्मकथा में लेखक ने एक चैदी चाचा का वर्णन किया है, जो अहिंसात्मक प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं। बासु पांडे झूठा बकरी चोरी का आरोप लगाकर चैदी चाचा को थाने में बंद करवा देता है, जबकि बासु पांडे के पास कभी बकरी थी ही नहीं। चैदी चाचा का मूल नाम लुरखुर था, किंतु बगदाद पहुंचने पर भी अंग्रेज अफसर ने सिया मुसलमानों के लोकप्रिय उपनाम जैदी के उपनाम में उन्हें पुकारने लगे। तुलसीराम अपनी सफलता और प्रेरणा स्रोत के बारे में कहते हैं कि आज जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बन चुका हूँ, तो यह स्वीकारने में गर्व होता है कि उसके पीछे मेरी प्रेरणा के असली जनक वे 3 मजदूर थे, जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचा था। इनमें एक थे सोवियत संघ में
समोसी खेती वाले मुनव्वर चाचा, दूसरे डांगे के डंगरिया कहने वाले सोनई तथा तीसरे हैं दड़ियल जेदी चाचा। तुलसीराम ने मुर्दैया की भूमिका में तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश को आत्मकथा लिखने का श्रेय देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरे भीतर में, ये अखिलेश वही जी हैं जो लखनऊ से तद्भव पत्रिका का संपादन किए थे। क्या कहते हैं कि मेरे भीतर से मुर्दैया को खोद खोद कर निकालने का काम तद्भव के संपादक अखिलेश जी ने किया है, अर्थात मुर्दैया लिखने की प्रेरणा और ऊर्जा उन्हें अखिलेश से मिली है। ठीक है, यह इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ थे मुर्दैया के महत्वपूर्ण बिंदु जिनको मैंने बता दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।